हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कंटिन्यू करेंगे अपना प्रॉमिस बैच के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हिंदी। हिंदी के आज पढ़ने वाले हैं हम कवि और उनकी रचनाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आज तक आपके सब इंजीनियर एग्जाम में पूछे गए होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। यकीन मानिए जो प्रीवियस ईयर अपन करवा रहे हैं, इससे आपको पेपर के अंदर बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और चूंकि हम करते हैं पूरा डिटेल के अंदर कवर, सो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहीं से फंसने वाले हैं। ओके, तो 1 से 2 नंबर का या 2 नंबर का, मोस्टली तो 1 नंबर का ही आता है। 1 नंबर का आपका सब इंजीनियर एग्जाम पे कवि या उसकी रचनाओं से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। रचनाएं दे दिया तो कवि पूछ लिया, कवि दे दिया तो उसकी रचनाएं पूछ लिया। ओके, तो ऐसे आज मेरे पास जितने क्वेश्चन आज तक आए हुए वो क्वेश्चन हैं, उनको मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर आपको 1 नंबर जरूर दिलाएगा सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर। सो प्रॉमिस बैच को जरूर फॉलो करते रहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और अगर आप इन चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ तक प्रॉमिस बैच में कर रहे हैं क्वेश्चन, आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं और तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, चाहे वो किसी के अंदर हो, चाहे वो टेक्निकल पोर्शन के अंदर हो, चाहे वो नॉन टेक के अंदर हो, ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए हमारा एक बैच चल रहा है, टारगेट बैच। ठीक है, एक हमारा बैच चल रहा है टारगेट बैच एमपी सब इंजीनियर 2021 के लिए, जिसके अंदर हम कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का कोर्स कवर करने वाले हैं। ओके, चूंकि आप जानते हो एग्जाम आपका अप्रैल 2022 के अंदर है, तो यहाँ से आपके पास अभी 4 से 5 महीने का टाइम बचा हुआ है, जिसके अंदर आप अपने इस सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। हम इस कंप्लीट कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें कंप्लीट प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो वीडियो लेक्चर हो, कंप्लीट टेक्निकल नॉन टेक्निकल के टेस्ट सीरीज, ई बुक, मॉक टेस्ट, हर चीज जो भी आपको चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, जिसके डेमो वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ओके, कंप्लीट सब्जेक्ट के डेमो वीडियोज अवेलेबल है, तो आप उन्हें देखिए। और अगर आप इसके बाद कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो नंबर दिए गए इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके आगे की जानकारी ले सकते हो। अब चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो है कवि और उसकी रचनाओं से रिलेटेड। ठीक है, कवि और उसकी रचनाओं से रिलेटेड, तो कंटिन्यू करेंगे अपन और समझेंगे। बहुत मजेदार टॉपिक है यार, रुकना वीडियो में, मजा आ जाएगा आपको ये लेक्चर पढ़ करके। ओके, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और मजा तो आएगा ही, साथ में आपको ये 1 नंबर दे करके जाने वाला है। ठीक है, 1 नंबर दे करके जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आप यहाँ पे देख सकते हो कब आया था, 5 अप्रैल 2016 को इलेक्ट्रिकल ब्रांच के पेपर में आया था। चूंकि नॉन टेक सबका कॉमन है, सो अपन ने इस तरीके से लिया हुआ है। पहला क्या है, उसने कहा था, ये एक रचना है कि लेखक कौन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो उसने कहा था कि लेखक है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जस्ट सेकेंड। ठीक है, कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ओके, कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके, अब बात तो ठीक है, ये तो आंसर पेपर में ही दिया है, हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, हम थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे। ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, इनकी कुछ और रचनाएं हुई। ठीक है, कुछ और रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं आपसे पेपर में। इस बार ये पूछा है, अगली बार कुछ और पूछ सकता है, तो देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे इनका एक और फेमस रचना है, बुद्धू का कांटा। क्या है, बुद्धू का कांटा। पेपर पेन निकाल के बैठना माय डियर, लिखते जाना इन चीजों को। ठीक है, अदरवाइज सारी चीजें मिस कर दोगे, कुछ भी चीजें याद नहीं रहेंगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें, जितनी चीजें मैं इसमें रिसर्च करके पढ़ाता हूँ, आप लिखते जरूर जाया करिएगा एक पेज के अंदर, ताकि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, ओके, तो ये जो बुद्धू का कांटा है, ठीक है, ये बुद्धू कांटा, ये भी चंद्रधर शर्मा की दूसरी रचना है। ओके, तो पहली क्या हो गई आपकी, उसने कहा था, ये बुद्धू कांटा, ये दो याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं से जनरली पूछे जाते हैं। ओके, अब इसमें कुछ और आपको रचनाकार दिख रहे हैं, जैसे डॉक्टर रघुवीर है, हजारी प्रसाद है, शंकर परसाई जी है। इनकी कुछ रचनाएं जो पेपर में आपसे पूछी जाती हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे क्या है, पहला आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, देखिए इनकी तो रचनाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती है पेपर में। इनका सबसे जो प्रसिद्ध रचना आपने इनको पढ़ा होगा। ओके, पहला इनका क्या है, पहली रचना इनकी अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल और विचार और वितर्क, ये सब चीजें आपने याद करी होंगी 10वीं या 12वीं के अंदर। ठीक है, विषय मतलब भूल चुके हो आप, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विचार और वितर्क। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुटच। ठीक है, एक कुटच भी एक फेमस रचना है इनकी। और कुटच के बाद जो नेक्स्ट है आपका आलोक पर्व।
ठीक है, आलोक पर्व, आलोक पर्व लिखते जाइएगा इनको साथ साथ में। आलोक पर्व, बहुत मेहनत लगती है लोग को ये रिसर्च करने में, ठीक है, और आपके लिए हम बहुत आसान शब्दों में लेकर के आ जाते हैं सारा एनालिसिस करके। तो माय डियर, अगर आपको इतनी अच्छी चीज मिल रही है और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो क्यों मिस करना है ऐसी चीजों को। दोबारा नोटिफिकेशन चाहिए ना आपको देखने के लिए, दबाइए सब्सक्रिप्शन का बटन, सब्सक्राइब का बटन और चालू कर लीजिए बेल आइकन, ताकि वीडियोज आपको रोज मिल सके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है इन सब चीजों में, ठीक है। सो वीडियो को रेगुलर वॉच करते रहिए और लिखिए इन चीजों को, ठीक है, एफर्ट लगाइए। दूसरे कौन है अपने, हरिशंकर परसाई, प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं ये, ठीक है, आपके हिंदी भाषा के प्रसिद्ध व्यंग्यकार रहे हैं ये हरिशंकर परसाई जी, ठीक है। इनकी एक फेमस रचना है भोला राम का जीव, ठीक है, भोला राम का जीव, ओके। और जैसे दूसरी रचना क्या, तट की खोज, तट की खोज, ठीक है, तट की खोज। और तट की खोज के अलावा ज्वाला और जल, ठीक है, ज्वाला और जल, ये भी एक प्रसिद्ध रचना है इनकी, ज्वाला और जल, ठीक है, ज्वाला और जल, ओके। तो इस तरीके से जितने अपन ने कर लिया। अच्छा, एक और बच गया, डॉक्टर रघुवीर, ठीक, इनकी भी समझ लेते हैं, ओके। डॉक्टर रघुवीर, इनकी कौन सी है, इनकी एक रचना है शेष स्मृति, ठीक है, क्या है, शेष स्मृतियां, शेष स्मृतियां। और आपकी जो अगली रचना है बिखरे फूल, ठीक है, बिखरे फूल, बिखरे फूल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बिखरे फूल डॉक्टर रघुवीर की रचना है। जीवन कण, जीवन कण भी इनकी रचना है एक। और एक और याद रख लीजिएगा, पूर्व मध्यकालीन भारत, ठीक है, एक आधुनिक मध्यकालीन भारत भी इन्होंने लिखी है, पूर्व मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, पूर्व मध्यकालीन है या आधुनिक है, इन्हीं की रचना है दोनों, ठीक है, तो याद हो गया। तो इस तरीके से जो मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। अदरवाइज आंसर क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे यार, वो तो दिए रहता है। ये जो डिटेलिंग है ना, इस पे इफेक्ट लगती है, ये ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए लेकर के आना, और वो भी इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करना, क्योंकि इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, तो इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करना फिर आपको देना, ताकि क्वेश्चन आप डायरेक्ट बना सको यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा, ठीक है, भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है, भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में चलो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं डिटेल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मैं डिटेल यहाँ पे कर देता हूँ। डिटेल ये कर रहा हूँ मैं कि आधुनिक युग को, देखिए, आधुनिक युग को, आधुनिक युग को 4 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा है, पहला बोलते हैं भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। दूसरा है आपका, दूसरा है आपका द्विवेदी युग, ठीक है, द्विवेदी युग, ठीक है, द्विवेदी युग। तीसरा है आपका, तीसरा है आपका छायावादी युग, छायावादी युग। और चौथा है आपका प्रगतिवाद, प्रगतिवाद, एक नीचे चला गया जस्ट, ओके, ये प्रगतिवाद, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो मैं प्रगतिवाद। इसको एक नाम से और जानते हैं, प्रयोगवाद भी बोलते हैं इसको, प्रयोगवाद भी बोलते हैं, या एक नाम से और बोलते हैं इसको नई कविता भी कहते हैं, ठीक है, नई कविता। तो 3 नाम से जानते हैं किसको अपन, चौथे वाले पार्ट को, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ठीक है, चौथे वाले पार्ट के अंदर। तो 4 भागों में अपन आधुनिक युग को बांटते हैं, किसके अंदर, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवाद, या नई कविता या प्रयोगवाद, जो आप कहना चाहें। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से, ये जो भारतेंदु युग है, इसके अंदर केवल आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, इस युग के अंदर इन्हीं के नाम पर ही भारतेंदु युग नाम पड़ा है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही छोटी उम्र के साथ, अपने 30-35 साल की एज में, ठीक है, 1850 में जन्म हुआ, 1885 में इनका निधन हो गया था, और 35 साल की उम्र में बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिख दी थी, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिख दी, इनके नाम पर आधुनिक युग का नाम पड़ गया, ओके। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर, ठीक है, भारतेंदु
हरिश्चंद्र के नाम पर इनका नाम पड़ गया। द्विवेदी युग में जो है ना, द्विवेदी, ये तो समझ गए, ये वाला है अपने, ठीक है, भारतेंदु युग के नाम पे पड़ा है। द्विवेदी युग के है ना, द्विवेदी युग में आपके 6 कवि इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। पूछ लेता है कि ये कवि किस युग से संबंध है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लेना, पूछता है पेपर में कि बताइए ये कवि किस युग से संबंधित है, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, तो आप इनको समझिएगा। द्विवेदी युग जो है तो आपका द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के 6 कवि बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे 6 कवि आते हैं। पहला तो आपका रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर पहले कवि है, रामधारी सिंह दिनकर। दूसरे कवि हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये जिनको हरिऔध भी बोलते हैं, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ठीक है, हरिऔध इनका टाइटल नेम है, हरिऔध। जैसे इनका टाइटल दिनकर है वैसे इनका हरिऔध। अगला क्या है, अगला आपका मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। फिर कौन है अगला, अगले हैं आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक। फिर अगले कौन, जगन्नाथ दास रत्नाकर के बाद आपके आते हैं सोहन लाल द्विवेदी, ठीक है, सोहन लाल द्विवेदी। और एक आते हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इनकी फेमस, इन्हीं की रचनाओं के आधार पर इनका नाम पड़ा है, युग का नाम पड़ गया द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो ये जो 6 कवि हैं, ये 6 कवि आपके द्विवेदी युग के हैं। अब बात आती है छायावादी युग के, ठीक है, किसकी बात आती है, छायावादी की। तो देखो छायावादी युग में मुख्यतः 4 कवि हैं छायावादी में। कौन कौन से, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। छायावादी कवियों की अगर मैं बात करूँ तो मुख्यतः 4 है, पेपर में पूछा जाता है ये आपसे, छायावादी में कौन कौन से हैं। पहला तो इनके सबसे सुप्रसिद्ध है आपके जयशंकर प्रसाद, सबसे पहले तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सबसे पहला। फिर है आपके जयशंकर प्रसाद के बाद आते हैं अपने सूर्यकांत निराला भाई, ठीक है, सूर्यकांत निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, निराला ये दूसरे नंबर पे है। तीसरा अपना पंत है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और फिर है अपनी कौन, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट डिटेलिंग। आधुनिक युग में भी बहुत सारे कवि, वो फिर अगली वीडियो में उनको करेंगे, ठीक है, वो अभी उतने इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको समझिए आप। तो क्या है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ठीक है, ये क्या है आपका, महादेवी वर्मा, ओके, महादेवी वर्मा। तो इस तरीके से आपने इनका क्लासिफिकेशन समझ लिया। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे, ठीक है, इन्होंने एक फेमस रचना क्या थी, भारत दुर्दशा, ये नाटक है इनका एक, इसके रचयिता आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी कुछ और कृतियां प्रसिद्ध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ और कृतियां प्रसिद्ध है, जैसे कौन कौन सी प्रसिद्ध है, तो देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की सबसे पहले तो अंधेर नगरी, ये बहुत प्रसिद्ध है, आपने अगर ये सुना भी होगा कभी अंधेर नगरी, या पढ़ा होगा इसको, अंधेर नगरी। या अंधेर नगरी के बाद आपका जो अगला है प्रेम, इनका एक टाइटल याद रखिएगा आप, क्या टाइटल, प्रेम। इनको प्रेम से बहुत प्रेम था, ठीक है, अब पता नहीं किसके लिए यूज करते थे, प्रेम शब्द से बहुत प्रेम था, इन्होंने प्रेम शब्द को यूज कर करके बहुत बार रचनाएं लिखी। तो अगर कहीं पर भी पहला शब्द आपको प्रेम दिख जाए, इसके बाद कुछ रचना हो, तो आप लगा सकते हो कि मतलब ये 90% चांस है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही होंगी, ठीक है, मतलब प्रेम से इनको कुछ ज्यादा ही प्रेम था, प्रेम इनका ज्यादा टाइटल रहता था। तो प्रेम क्या नाम है इनकी रचना का, एक इनकी रचना का एक नाम है प्रेम तरंग, ठीक है, क्या नाम है, प्रेम तरंग, ठीक है, प्रेम तरंग। और अगला क्या आपका बिखरे, बिखरे फूल तो नहीं है, तो उनके रघुवीर के कृष्णचरित, हाँ कृष्णचरित, कृष्णचरित। अब देखो यहाँ पे डाउट आ सकता है, कृष्णचरित जनरली क्या बोलते हैं, सूरदास का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कृष्णचरित इनका भी है, ठीक है, इन्होंने भी कृष्णचरित पर लिखा था लिंक। और आपका भारत दुर्दशा तो मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट, कुछ है तो बहुत सारे यार, कितना याद करोगे, बट इंपॉर्टेंट चीजें हमको पढ़नी, ठीक है, माइंड को भी सही चीजें याद करवाओ ना, क्या फालतू याद करना। तो ये हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद, ये तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने, इनकी एक फेमस महाकाव्य है, प्रसिद्ध महाकाव्य है इनका कामायनी, पढ़ा है आपने, कामायनी, ठीक है, कामायनी,
कामायनी इनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। और आंसू झरना लहर, ये सब भी हैं इनके। आंसू झरना लहर, ठीक है, आंसू झरना लहर। और अगर आप लिखना चाहें अजात शत्रु है, आकाशदीप है, ठीक है, अजात शत्रु एक अच्छा है, इसको लिख लें अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु, ये अजात शत्रु लिखा, ठीक है, अजात शत्रु और आकाशदीप, आकाशदीप, ओके, अजात शत्रु और आकाशदीप। तो ये इनकी फेमस रचना है, किसकी, जयशंकर प्रसाद की। याद रहेंगी ना, बिल्कुल याद रखना लाड लोग, तभी काम बनेगा पेपर में, अदरवाइज तो बिगड़ेगी बात, है कि नहीं। इसके बाद है दो और, लक्ष्मी नारायण मिश्र और उपेंद्र नाथ अस्क, ठीक है। तो अब क्यों छोड़े इनको भी, चलिए दो दो रचनाएं इनके बारे में भी चंद शब्द लिख ही लेते हैं इनके लिए भी, है ना। मान लीजिए अगर आ जाए पेपर में तो अब कर ही रहे हैं, जब डिस्क्रिप्शन तो लिख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के, ठीक है, पहले दिन का लिख लेते हैं। उपेंद्र नाथ का, उपेंद्र नाथ का आपका लौटता हुआ दिन, प्रसिद्ध ही लौटता हुआ दिन, ठीक है, लौटता हुआ दिन। और है आपका जो अगला, ठीक है, अगला है जय पराजय स्वर्ग की झलक। जय, कलर में चेंज कर दूं अगर आपको विजुअल नहीं हो तो, जय पराजय, ठीक है, जय पराजय और स्वर्ग की झलक, स्वर्ग की झलक, स्वर्ग की झलक। एंड एक और लिख सकते हैं आप इसमें, अंधी गली, ठीक है, क्या, अंधी गली, ये लौटता हुआ दिन, जय पराजय, स्वर्ग की झलक और अंधी गली, ठीक है, ये सब किसकी रचना है, उपेंद्र नाथ अस्क की, ठीक है। अब अगर लिख ले, अगला लिखते हैं अपन किसकी, अगला लिखते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र की। मेरे साथ लिखते जा, ठीक है। अब आगे आप उम्मीद करोगे कि पीडीएफ पढ़ लेंगे, वो संभव नहीं है भाई, ठीक है, वो संभव नहीं है, पर लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा काम, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर उतने साफ से मेरी राइटिंग में नहीं आती, मैं लिख पाऊंगा, समझ रहे हो ना। तो मैं जो लिख रहा हूँ समझो, बातों को सुनो और लिख लो, ठीक है। अगला क्या है आपका, लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र की कुछ कविताएं फेमस हैं, जैसे कि राक्षस का मंदिर, ये इन्होंने एक रचना लिखी, राक्षस का मंदिर, ठीक है, राक्षस का मंदिर, ये इनकी एक रचना है। अगला अगर मैं बात करूं, मुक्ति का रहस्य, ठीक है, मुक्ति का रहस्य, ठीक है, मुक्ति का रहस्य। और एक है आपका मृत्युंजय, मृत्युंजय, ठीक है, मृत्युंजय लिखा हुआ है। तो ये जो रचनाएं हैं, ये है आपकी किसकी, ये रचनाएं हैं आपकी लक्ष्मी नारायण मिश्र की, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की, ये आपको याद रखनी है। तो जो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा ना, कम से कम आपको 100-150 तो लिखा दूंगा ऐसे ही, 50-60 ये तो इतनी तो होंगी, ठीक है, इतनी तो, इतने में आपके काद फंसी जाएगा, टेंशन ना लो आप, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र की राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य और मृत्युंजय, तो ये सारी याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे दी है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब आपसे पूछे कि सूर्यकांत कौन से कवि छायावादी है, सुमित्रा नंदन छायावादी, महादेवी, ऐसा करके, और इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको सारा डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, ठीक है। आगे चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत दुर्दशा के लेखक, हाँ फिर से देखो ये क्वेश्चन रिपीटिव है, 2016 के अंदर रिपीट हो गया दोबारा ये। तो कौन है इसके लेखक भाई, देखो भारत दुर्दशा के जो लेखक हैं वो कौन है, वो है अपने हरिश्चंद्र साहब, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके बारे में पढ़ा ना अभी कुछ। ये जयशंकर प्रसाद की तो अपन ने पढ़ ली। सेठ गोविंद दास और खत्री साहब, इनकी भी रचनाएं यहाँ पे लिख लेते हैं। सेठ गोविंद दास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, सेठ गोविंद दास की, तो इनकी है एक अष्टदश नाम की रचना, क्या नाम है, अष्टदश, लिख लो, एक दो बार रिवाइज करोगे आ जाएगी, टेंशन मत लो, याद हो जाएगा यार, है ना। अष्टदश है, सप्तऋषि है, ठीक है। अगली रचना है इसकी एक सप्तरश्मि, क्या नाम है, सप्तरश्मि, ठीक है, सप्तरश्मि है। और है आपका एकादशी, ठीक है, एकादशी भी एक रचना है इनकी, तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पंचभूत, ठीक है, पंचभूत और आप बीती जग बीती, पंचभूत और आप बीती जग बीती, ठीक है, आप बीती जग बीती, ये जो रचनाएं हैं ये इंपॉर्टेंट है किसके, सेठ गोविंद दास की। अब अगला कौन सा है, कार्तिक प्रसाद खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री, ये क्या है, दीप्ति प्रकाश, इनकी रचना है दीप्ति प्रकाश। एंड नेक्स्ट आपके शिशु भोलानाथ, सॉरी शिशु भोलानाथ सॉरी, भारत जीवन, ठीक है, क्या है आपका भारत जीवन,
भारत जीवन और सरस्वती, ठीक है, और सरस्वती है आपकी, सरस्वती, ठीक है, सरस्वती, ठीक, सरस्वती। तो ये जो रचनाएं हैं इनकी है, याद रखनी है आपको बढ़िया तरीके से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, गीतांजलि किसकी रचना है? हाँ, ये तो भाई प्रसिद्ध है, क्या नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि किनकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि। अच्छा, ये रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ और रचनाएं जो प्रसिद्ध है, रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ और रचनाएं, जैसे पूर्वी प्रवाहिन, ये एक इंपॉर्टेंट रचना है, पूर्वी प्रवाहिन, ठीक है, पूर्वी प्रवाहिन एक प्रसिद्ध रचना है। और शिशु भोलानाथ, शिशु भोलानाथ, ठीक है, शिशु भोलानाथ एक रचना है इनकी। और साथ में एक रचना है इनकी वनवाड़ी, क्या नाम है? वनवाड़ी, ठीक है, वनवाड़ी एक रचना है। ओके, तो पूर्वी प्रवाहिन, शिशु भोलानाथ और वनवाड़ी, ये 3 रचना और याद रखनी। उसके अलावा एक गीतांजलि, ठीक है, इनके अलावा एक गीतांजलि है, ठीक है। और यही रविन्द्रनाथ टैगोर जो जिन्होंने अपना नेशनल एंथम लिखा था, ठीक है, नेशनल एंथम, बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम इन्होंने लिखा है। और क्या है? प्रेमचंद, हाँ, प्रेमचंद का इंपॉर्टेंट है, इनको तो पढ़ना पड़ेगा। पूस की रात, ये तो सबने सुना होगा, सबने पढ़ा भी होगा प्रेमचंद का। पूस की रात, बड़े घर की बेटी, ठीक है, बड़े घर की बेटी, ठीक है, बड़े घर की बेटी, दीपदान, गोदान, गबन, ये सब बहुत पढ़ा है यार आप लोगों ने। दीपदान, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी, सबने ही तो पढ़ा है यार, टेंथ या ट्वेल्थ, 10th 11th 12th के अंदर जब कभी परिचय याद किया होगा प्रेमचंद का, तो दीपदान, गोदान और गबन, ये 3 रचनाएं सबने की है, सबने याद की होंगी। अगर की है सही बात है तो सिर्फ कमेंट में बताओ, कमेंट करके बताओ कि बिल्कुल सही बोल रहे भैया। दीपदान, गबन और गोदान, ये 3 चीजें तो हम लोगों ने बढ़िया तरीके से रट्टा मारी थी, है कि नहीं? दीपदान, गोदान और गबन, ठीक है, गोदान एंड गबन, गोदान एंड गबन। और इसके बाद क्या था अपना अगला? काफी वैसे इतना सही है। हाँ, एक और था, पंच परमेश्वर, ये बहुत पूछता है, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, ये बहुत पूछता है। पूस की रात, बड़े घर की बेटी, दीपदान, गोदान, गबन और पंच परमेश्वर, ठीक, गोदान, गबन और पंच परमेश्वर। अगली जो अपनी लेखिका है वो है महादेवी वर्मा, ठीक है, इनकी भी कुछ रचनाएं पढ़ लेते हैं। इनकी कुछ रचनाएं महादेवी वर्मा की, इनकी है रश्मि, ठीक है, रश्मि, कलर चेंज कर देता हूँ आपको डाउट नहीं हो इससे। रश्मि, रश्मि के बाद जो अगला है आपका निहार, ठीक है, अगला एक रचना है निहार। निहार के बाद नेक्स्ट है दीप शिखा, नीरजा, नीरजा इनकी प्रसिद्ध रचना है, कौन सी? नीरजा, नीरजा और यामा, यामा, ये यामा तो पूछा ही गया कई बार पेपर में, नीरजा और यामा, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, नीरजा, यामा। एक और है पथ के साथी, ठीक है, कौन है? पथ के साथी, ठीक है, पथ के साथी। और बस काफी है वैसे, ठीक है, दीप शिखा लिख लिया, एक और लिख लो दीप शिखा, दीप शिखा, ठीक, दीप शिखा। तो महादेवी वर्मा कितनी रचनाएं इंपॉर्टेंट याद रखनी। देखो यहाँ पे ना मैं इतने सारे कवियों की रचनाएं आपको लिखवा दूंगा इंपॉर्टेंट, पेपर में डायरेक्ट नहीं फंसेगा। कल्हड़, कल्हड़ का एक प्रसिद्ध रचना है, बहुत प्रसिद्ध है, क्या नाम है? राज तरंगिणी, क्या नाम है? राज तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी, तरंगिणी ऐसा लिखते हैं इसको, राज तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी, ठीक, बहुत प्रसिद्ध रचना है, पूछा जाता है पेपर में सीधा सा, राज तरंगिणी किसकी रचना है? तो कल्हड़ की रचना है, ठीक है। एक और कवि है जैसे चंदन बरदाई, उनकी एक रचना है पृथ्वीराज रासो, चंदन बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, वो बहुत पूछी जाती है पेपर में, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर चीजें हो गई। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त की थी? तो इन्होंने की थी वल्लभाचार्य से, किससे की थी? वल्लभाचार्य से। अब इसमें जो कुछ और कवि हैं इनके बारे में भी और जान लेते हैं। देखो सबसे पहले कवि हमारे कौन है? अभी बोल रहा हूँ, कवि बोल रहा हूँ, ठीक है, गुरु है कुछ, माधवाचार्य। देखो इनको वायु का तीसरा अवतार कहा जाता है, वायु का तीसरा अवतार, तीसरा अवतार। तो पहले कौन थे? पहले थे जो अपने पवन पुत्र मतलब बजरंगबली, ठीक है, हनुमान जी, हनुमान जी को पहला अवतार वायु का, दूसरा अवतार भीष्म पितामह को कहा जाता है, और तीसरा अवतार वल्लभा या माधवाचार्य को कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद अगर देखें शंकराचार्य, ये तो हमारे आदि कवि शंकराचार्य, इनके बारे में आप जानते हैं, इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। किसकी? भारत के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की थी। उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है,
कितने मठ होगी? 4। और नाम क्या क्या है? पहले का नाम तो क्या है आपका? ज्योतिर्मठ, ठीक है, ज्योतिषपीठ बोलते हैं इसको, ज्योतिषपीठ। तो लिख लीजिए इनको भी, ज्योतिषपीठ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ज्योतिषपीठ, ठीक है। ठीक है, ज्योतिषपीठ, ठीक है, ज्योतिषपीठ, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा आपका श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ, ठीक है, श्रृंगेरी पीठ। जस्ट अ सेकेंड, ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्या था अपना? ज्योतिष पीठ, दूसरा आपका श्रृंगेरी पीठ, ठीक है, और तीसरा है द्वारिका पीठ, ठीक है। तीसरा कौन सा है? द्वारिका पीठ, ओके, द्वारिका पीठ। और चौथा है आपका, ठीक है, चौथा है आपका पुरी गोवर्धन पीठ, ठीक है। तो जो चारों जगह पर मठ स्थापित किए हैं शंकराचार्य जी ने, ठीक है, भारत के चारों कोनों पर, ज्योतिष पीठ, श्रृंगेरी, द्वारिका और पुरी, ठीक है, पुरी गोवर्धन पीठ, गोवर्धन, ठीक है, ये गोवर्धन ऐसे है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं है, गोवर्धन पीठ, ओके, गोवर्धन पीठ। तो इस तरीके से ये आपके चारों मठ इन्होंने स्थापित किए हैं। और रामानुजाचार्य, ठीक है, जो रामानुजाचार्य हैं ये गुरु थे किनके? रैदास के और बिहारी के, ठीक है। बिहारी और रैदास के गुरु कौन थे? रामानुजाचार्य, ठीक है। और वल्लभाचार्य थे सूरदास के गुरु। इस तरीके से आप इन चीजों को याद रख लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ, भारतेंदु की कर्मभूमि। देखो भारतेंदु से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके नाम पे युग ही पड़ा है यार, तो क्वेश्चन तो बनेंगे। भारतेंदु की कर्मभूमि क्या है? काशी, काशी बनारस के जन्मे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में, ठीक है, काशी के अंदर। और तो ऑप्शन के अंदर कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, पटना। एक बात बताओ, पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था, क्या नाम था? पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र को बदल के पटना किस शासक ने किया? उस शासक का नाम था शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। और ये जो शेर शाह सूरी थे, इन्होंने ही आपकी सबसे लंबी रोड, ग्रांड ट्रक रोड है ना, जो ग्रांड ट्रंक रोड, इसका निर्माण करवाया था, ओके, शेर शाह सूरी ने, ओके, ग्रांड ट्रंक रोड। तो ओके, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था इन्होंने। और पाटलिपुत्र पटना का नाम किसने? शेर शाह सूरी ने बदलवाया, ओके, याद रहेगा ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्मभूमि क्या थी? काशी। और तो इसमें कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन देने लायक। अगले चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द में कौन सा शुद्ध है? शुद्ध बताना है। देखो, शुद्ध क्या होता है? कवयित्री, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, कवयित्री ही होता है। कवियत्री नहीं होता है, गलत ऑप्शन। कवियत्री भी नहीं होता, ये भी गलत ऑप्शन। कवियत्री भी नहीं होता, ये भी गलत ऑप्शन। तो ये तीनों तो गलत ऑप्शन है। चौथा आपका सही है, सॉरी, पहला नंबर आपका सही है, कवियत्री, ठीक है। देखो अब इसमें ना, कभी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो से बनाया है कि आपको सही विकल्प कैसे चूज करना है, गलत और सही वाले एलिमिनेट करके। तो आप देखा करिए कि कौन से ऑप्शन गलत है, उसको तो पहले गलत कर दीजिए, क्योंकि गलत तो दिख जाता है अपने को, फिर इसके बाद जो बचा वही सही। ऐसे करके एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं अपन इनके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। साकेत के रचनाकार, तो साकेत फेमस रचना है मैथिली शरण गुप्त की, और मैथिली शरण गुप्त की एक रचना बहुत सुंदर है जो हम सब ने पढ़ी है, बहुत अच्छी रचना है, ठीक है, रियल में बहुत अच्छी रचना है। वो है एक खंड का पंचवटी। क्या नाम है? पंचवटी। एक खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्त का, पंचवटी, हम सब ने पढ़ी है, बहुत शानदार रचना है इनकी, ठीक है। और कुछ है, जैसे साकेत हो गया, यशोधरा एक रचना है, यशोधरा, ठीक है, यशोधरा है, और सिद्धराज, यशोधरा है और सिद्धराज, ठीक है, यशोधरा और सिद्धराज, ये दो रचनाएं और हैं, इनको भी आपको याद रखना है। मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी, यशोधरा और सिद्धराज, ओके। अब आगे अगर मैं बात करूं, साकेत के रचनाकार तो ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी हो गए, इनकी रचनाएं भी पढ़ ली अपन ने। अगले पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद की, मैंने पहले ही बता दी, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। दिनकर की रचना है अपनी कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हाँ, रश्मि रथी सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी, रश्मि रथी, ठीक है। रश्मि रथी का घोड़ा जो है तो बहुत प्रसिद्ध है, कर्ण के ऊपर लिखी गई रचना है ये, ओके। उर्वशी भी एक है, उर्वशी, यही तो पूछे जाते हैं यार पेपर में, उर्वशी हो गया, रश्मि रथी। दिनकर की यही सबसे प्रसिद्ध रचना है, उर्वशी, हुंकार, हाहाकार,
ठीक है, हुंकार हाहाकार, ठीक है, हुंकार हाहाकार। और रश्मि रथी हो गया। हाँ, एक और है, एक और फेमस है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र। तो ये आपके फेमस हैं, ठीक है, रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार हाहाकार और कुरुक्षेत्र, ठीक है। और बात करते हैं अगर अपन महादेवी वर्मा की, भी मैंने ऊपर बता दिया। तो इस तरीके से इनका हो गया, मैथिली गुप्त तो कर लिया, ठीक है। तो ये है आपकी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटेलिंग इनकी याद रखिएगा, डिटेलिंग याद रखिएगा इनकी। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचयिता, तो ये अपने कौन है? ये हमारे श्यामलाल गुप्त पार्षद जी हैं, ठीक है। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है, ये अपन गाते ना लक्ष्मी 26 जनवरी के टाइम पे। तो ये इसको किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त जी ने लिखा था। क्या श्यामलाल गुप्ता जी की कुछ और रचनाएं आपको पता होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर। कौन सी रचनाएं बता दीजिए। तो एक तो ये हो गया विजय विश्व तिरंगा प्यारा अपना। एक स्वतंत्र व्याप्त करके रचना है, क्या नाम है? स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र भारत, ठीक है, एक रचना इनकी स्वतंत्र भारत है। और एक है पंजाब केसरी, एक और रचना है पंजाब केसरी, एक पंजाब केसरी है। तो श्यामलाल गुप्ता की दो रचनाएं और याद रखनी है, कौन कौन सा? स्वतंत्र भारत और पंजाब केसरी। सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, कुछ और चीज लिखा देता हूँ यहाँ पे। अपन विजय विश्व तिरंगा प्यारे की बात कर रहे थे ना, कुछ और चीज आपने कहा जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रगान है, मध्य प्रदेश का गान, सॉरी राष्ट्रगान नहीं, मध्य प्रदेश का गान है, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। इसको किसने लिखा? इसको लिखा महेश श्रीवास्तव ने, ठीक है, महेश श्रीवास्तव ने। महेश याद होना चाहिए, पूछ सकते हैं आपसे, महेश श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव, ठीक है। शुभ का दाता सुख का साथी, सुख का दाता सुख का साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। एक और है जनगण, तो मैंने बता दिया। अपना जो नेशनल एंथम वो किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जो राष्ट्रगीत है अपना वंदे मातरम, वंदे मातरम मलयज शीतलम, इनको किसने लिखा? इनको लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। यही है यार अपने देश का सम्मान। बाकी तो कुछ जो आज भी लिख रहे हैं वो तो सब फालतू है, ठीक है। यही लोग तो अपने देश की का गौरव बढ़ा के चले गए। देखो कितना अच्छा लगता है वंदे मातरम, सुखा दाता, जनगण मन, ठीक है, अपना नेशनल एंथम। इनके लिए तो जान भी हाजिर है, इन देश के लिए मतलब, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं अपन। झंडा ऊंचा, ठीक है, ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत और नहीं, कुछ और लिख लें क्या अपन इसमें? हाँ, इसमें लिखना था इनके लिए, सुमित्रानंदन पंत के लिए, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत के लिए। इनकी कुछ रचनाएं जैसे वीणा, वीणा है, ठीक है, वीणा है, पल्लव गुंजन, पल्लव गुंजन, ठीक है, पल्लव गुंजन। एक रचना फेमस है ग्राम्या, ये पूछी जाती है पेपर में, ग्राम्या, इसको याद रखिएगा स्पेशली। युगांत और युगबाणी की दो रचनाएं हैं, युगांत एंड युगबाणी, ठीक है, युगांत एंड युगबाणी। सोचो कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है एक वीडियो के अंदर। बहुत मुश्किल है ढूंढना, पता है, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में। सो आप लोग नोट जरूर करिएगा सारी चीजें, तभी याद रहेंगे, अदरवाइज तो सब भूल जाओगे, ठीक है, सब भूल जाओगे। एक कभी और रह गया इसमें, सिया शरण गुप्त, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। चलो यहाँ पहले राम प्रसाद बिस्मिल, ये राम प्रसाद वही बिस्मिल है जो आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे, ठीक है, हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। ये वही आज़ादी वाले राम प्रसाद बिस्मिल जी है। ए मातृभूमि तेरी जय, इनकी एक फेमस रचना है, मातृभूमि ए मातृभूमि तेरी जय, ठीक है, मातृभूमि तेरी जय। जितनी रचनाएं इनकी भारत माता से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। मातृ वंदना है एक रचना इनकी, ठीक है, मातृ वंदना, या ए मातृभूमि, ठीक है, ये मातृभूमि भी है एक, ये मातृभूमि। तो इस तरीके से इनकी ये रचनाएं हैं, ओके। और अगर मैं अगला बोलूं तो किनका? हाँ, सिया शरण गुप्त, इनका लिख देते हैं यहाँ पे अपन, ठीक है, इस बीच में लिख देता हूँ इनका, ठीक है, सिया शरण गुप्त का। ये इनकी रचना कौन कौन सी है? सिया शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं वो है आपकी अनाथ, ठीक है, अनाथ, अंतिम आकांक्षा, ठीक है, अंतिम आकांक्षा, ठीक है, अंतिम आकांक्षा, अंतिम आकांक्षा,
और नारी और गोद, एक और रचना है नारी और गोद, नारी और गोद, बस ये याद रखना है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। हाँ, अगला क्वेश्चन, छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि। तो छायावादी काव्य धारा के जानते हो, ऑप्शन देख के बता सकते हो। जयशंकर प्रसाद है अपने, ये तो पढ़ लिया अपन ने, चलो कोई नहीं, जयशंकर प्रसाद थे, ठीक है। इसमें एक कवि इंपॉर्टेंट है जो कि अपने धर्मवीर भारती, इनकी कुछ रचनाएं याद रखिएगा आप लोग, जैसे अंधा युग, अंधा युग और गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, अंधा युग और गुनाहों का देवता, ठीक है, अंधा युग और गुनाहों का देवता, ये दो इनकी फेमस रचना है, ठीक है, इनको याद आपको रखना ही रखना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, छायावादी काव्यधारा के, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीटिव हो गया। अगला क्या है, हाँ, पद्मावत महाकाव्य किसकी रचना है। पद्मावत जानते हो, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। और सूरदास की रचना क्या है, सूरदास की रचना है आपका सूर सागर, सूर सागर, सूरसावली, सूरसारावली, ठीक है, सूरसारावली है, सूरसावली सूरसारावली दोनों इनकी रचना है, ठीक है। और आपका साहित्य लहरी, ठीक है, साहित्य लहरी, ठीक है। और हो गया, इतने इनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। विद्यापति की याद रखना तो रख सकते हो, कीर्ति लता, विद्यापति की याद रख सकते हो, इनकी भी एक रचना है कीर्ति लता, ठीक है, कीर्ति लता इनकी एक रचना है। और आगे चलते हैं, हाँ, हिंदी दिवस कब मनाया, आखिरी क्वेश्चन आई थिंक ये, यस आखिरी क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है अपना 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है आपका हिंदी दिवस, ओके। लेकिन अगर पूछे कि वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे, हिंदी डे, तो ये मनाया जाता है अपना 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। 5 सितंबर को अपना टीचर्स डे, टीचर्स डे। और 2 अक्टूबर को अपनी गांधी जयंती, गांधी जयंती। और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी का। और 15 नंबर कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इतनी चीजें याद रखिएगा, ओके। तो ये था आज का कंप्लीट लेक्चर। हिंदी कितने क्वेश्चन आपके पेपर में आज तक पूछे गए थे, सो अपन ने डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। और जैसे कि आपने बताता हूँ मैं आपको, ये हमारा कंप्लीट टारगेट बैच, अगर आप सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो माय डियर, अगर आपको जरूरत है कंप्लीट डिटेल कोर्स की, सो अपना बैच रनिंग पर है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू सो मच।